बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पाठ 6 पद्य का पाठ 6 कर चले हम फिदा, जो कैफी आज़मी का लिखा है, पढ़ाने चल रही हूँ। पुनरावृत्ति कराऊंगी क्योंकि पढ़ा तो चुकी हूँ। ये उन बच्चों के लिए विशेष रूप से जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो देर से किसी कारण से क्लास नहीं कर पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा, तो निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। तो आज का जो विषय है वो कर चले हम फिदा कविता की पुनरावृत्ति है। शुरू करती हूँ। तो कठिन शब्द, चूँकि ये उर्दू भाषा का प्रयोग किया है कैफी आज़मी ने, तो कठिन शब्दों को मैं बोर्ड पर लिख दूँगी ताकि आप उसकी हिंदी जानते रहें। तो शुरू करती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वास्तव में जो ये कविता है वो 1962 भारत चीन युद्ध के समय की है। वास्तव में कैफी आज़मी ने इस गाने को हकीकत फिल्म के लिए लिखा था, और ये कविता इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज पाठ्यक्रम में है। युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करते समय अपने अन्य साथियों से संबोधन करते हैं, जब उसे ये लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अभी पूर्ण नहीं कर पाया है और उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी इस जिम्मेदारी को अपने साथियों पर डालना चाहता है। तो नेफा बॉर्डर के पास ही 1962 की जो भारत चीन युद्ध था, इसे नेफा युद्ध भी कहते हैं। तो उस समय का ये वर्णन है कि जब सैनिकों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दे करके किस तरह से उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी और प्राणों को न्यौछावर करके भारत को आज़ाद करना उनका पहला सपना था। जिस सपने को पूरा करने के लिए अगर किसी सैनिक की सांसें कम पड़ रही थी, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी को अपने साथियों पर संबोधित करते हुए डालता है कि मैंने तो इसे नहीं पूरा किया, लेकिन इसे पूरा करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये स्थिति थी कि सैनिक अपनी जिम्मेदारी अपने साथियों के साथ मिलकर उठाना चाहता था। वास्तव में ये भारतीय लोगों के लिए एक संदेश है कि भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत माता की रक्षा के लिए ही हमारा जीवन है, और हम चाहे सैनिक हों चाहे भारतीय हों, हम भारत माता के लिए हैं। उनकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। तो एक तरीके का ये संदेश है। तो अंतिम सांस तक ये जोश बना रहे, इसी का वर्णन कवि ने किया है, जो मैं आपको शुरू कर रही हूँ पढ़ानी। छोटी सी कविता है 4 अनुच्छेद की, तो मैं कठिन शब्द भी लिख दूंगी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये कविता ऐसी है कि जिसको पढ़ो तो भीतर से एक जोश का अनुभव होता है। ये जोश कविता पढ़ने के अंदाज से ही सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों के मन में आता है। तो कुछ गीत और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनको पढ़कर अनायास मन जो है भारत के प्रति समर्पित हो जाता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब यहाँ पर भारत की सीमा पर तैनात जो हमारे सैनिक हैं, सैनिक बल जो है, वो किस तरह से ऐसे जहाँ तापमान बिल्कुल निम्नतर होता है, जहाँ तापमान ऐसा होता है कि सांस लेना मुश्किल हो, ऐसी जगहों पर रहकर हमारी रक्षा का भार उठाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो उनकी मनोभावना की हमें कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कुछ कठिन शब्दों को लिखकर मैं फिर इसका भावार्थ पढ़ाती हूँ। क्योंकि उर्दू शब्द हैं
तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको तो ज़रूर हो जाएगी, इसलिए मैं सब चीज़ें साथ साथ ऐसे पढ़ाती हूँ कि जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो उसको भी फायदा मिले। तो फिदा मतलब न्यौछावर, जानतन मतलब होता है शरीर प्राण, जानतन शरीर या प्राण भी कह सकते हैं, दोनों ही की स्थिति में है। हवाले मतलब होता है सौंपना, सौंपना। वतन देश को कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि ये सारे शब्द उर्दू हैं। जब आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको फायदा देगा कि उर्दू शब्दों का प्रयोग जहाँ यहाँ हुआ है उसको आप आसानी से उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। थमना मतलब होता रुकना, सांस थमती गई मतलब रुकती गई। नब्ज नाड़ी को कहते हैं, नब्ज नाड़ी। बांकपन, बांकपन तेजी या जोश, जो भी कह सकते, जोश, तेजी, जोश या साहस के अर्थ में भी, सैनिक के अर्थ में साहस के अर्थ में भी कहा जा सकता है। उत्साह, युवावस्था का उत्साह या युवावस्था का उत्साह कह सकते हैं, युवा अवस्था, अवस्था का उत्साह भी। किसी भी अर्थ में भाव के अनुसार इसके शब्दों के अर्थ का थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहले अनुच्छेद में वो मैंने लिख दिए, आप अपने पुस्तक में उसको उतार लीजिए। फिर मैं किनारे होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीमा पर तैनात सैनिक जो है वो अपने साथियों को संबोधित करता है कि मेरी सांसें तो अब खत्म होने को आ गई हैं, मगर मेरा काम खत्म होने को नहीं आया है। कर चले हम फिदा, कि हम अपने जीवन की अंतिम सांसें भारत माता के ऊपर न्यौछावर करते हुए अब हमारी जाने का वक्त आ गया है, मगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य कौन सा है? भारत माता को आज़ाद कराने का कार्य। तो भारत माता को आज़ाद कराने का कार्य अगर पूर्ण नहीं हुआ तो मेरी सांसें कम पड़ गई और मैं अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। तो ये अपने मित्रों से प्रेम भरा निवेदन करता है कि साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि मैंने अब इस देश को तुम्हारे हवाले तुम्हें सौंप दिया है, तुम इसकी रक्षा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसकी रक्षा करो, क्योंकि ये रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, धर्म है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब सैनिकों का कहना है कि भारत माता की रक्षा करते हुए हम सीमा पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ तापमान निम्न से निम्नतर है, जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, सांसें नहीं ले सकते, उस स्थान पर चाहे हमारी सांसें थमती जाएं, रुकती चली जाएं, फिर भी नब्ज यानी नाड़ियों में जो रक्त का संचार होता है, वो नाड़ियों के खून रक्त जो है जम जा रहे हैं। इतना निम्नतर तापमान है कि वहाँ रक्त भी शरीर में चल नहीं रहा, रक्त का इस तरह जम जा रहा है कि शरीर काला पड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी जो उत्साह शरीर के भीतर मन में है, उस उत्साह के नाते अपने पैरों को एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बस किसी भी तरीके से उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी क्या किया कि अपने पैरों को दुश्मनों की ओर बढ़ाते चले गए, सीमा पर सीमा की रक्षा करने के लिए निरंतर उनके ऊपर गोली तानते हुए चल दिए। जरा भी डर नहीं है कि सांसें रुक रही हैं और खून जम रहा है। जब तक एक भी सांस बाकी है, उत्साह का एक तिनका भी भीतर है, ये पैर कभी थम नहीं सकते। ऐसा उत्साह हमारे सैनिकों के भीतर दिखाई पड़ता है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो हम ठान कर चले हैं कि भारत माता की रक्षा करते हुए यदि हमारे सर कट जाएं
हमको अपनी बलि देना पड़ जाए, प्राणों को न्यौछावर करना पड़ जाए, फिर भी हम अपने मन में जो दृढ़ निश्चय करके भारत माता की रक्षा का कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ आए हैं, वो उसे पूर्ण करके ही जाएंगे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, गम मतलब दुख। अगर हमारा सर भी कट जाए भारत माता की रक्षा करते हुए तो हमें इस बात का तनिक भी दुख नहीं है, तनिक भी कष्ट नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, लेकिन हमने अगर ठान लिया है कि भारत माता का ताज कहलाने वाला हमारा हिमालय, हमारा मुकुट, भारत माता का मुकुट कहलाने वाला हिमालय, हम उसके सर को झुकने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए हम उसका मस्तक हमेशा ऊंचा रखेंगे। ताज है तो ताज की तरह वो चमकता रहेगा, मुकुट हमेशा चमकता रहेगा। ऐसा जोश हमारे सैनिकों के भीतर था जिसका वर्णन यहाँ कैफी आज़मी ने अपने उर्दू शब्दों के माध्यम से व्यक्त करके वो उत्साह जगाया है सैनिकों के भीतर। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब कवि ने सैनिकों की भाषा को यहाँ व्यक्त करते हुए कहा है कि सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मरते मरते रहा बाकपन साथियों, कि अंतिम सांसें गिरने की नौबत आ गई है, सांसें खत्म हो गई हैं, शरीर में ताकत नहीं है, नाड़ियों का खून जम गया है, सर कटाने को तैयार खड़े हैं, और लेकिन अंतिम क्षण तक भी मरते मरते रहा, यानी अंतिम क्षण तक भी हमारे अंदर वो युवा अवस्था का जो जोश है, जो साहस है, जो तेजी है, तीव्रता है, जो हिम्मत है, वो पीछे नहीं हट रही है। आखिरी क्षण तक भी वो उसी जोश और हिम्मत के साथ अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। ये कवि ने यहाँ पर कहा है, तो ये वर्णन किया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो अब इस देश को मैं तुम्हारे हवाले तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ कि हमने जो प्रतिज्ञा की है, देश की रक्षा का जो भार उठाया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की ताकत हमारे अंदर है, लेकिन मेरी सांसें इसके लिए कम पड़ रही हैं, इसलिए अपनी इस जिम्मेदारी को अपने साथियों के कंधों पर सौंप कर जा रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें मतलब हम साथियों को, सैनिक साथियों को और भारतीयों को, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भले उसके लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ जाए या अंतिम सांसें गिनते हुए अंतिम क्षण तक पहुंच जाएं, लेकिन हिम्मत एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए। ये ताकत दिखाते हुए कैफी आज़मी के शब्दों ने सैनिकों के भीतर एक उत्साह भर दिया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ये गीत आपने सुना होगा। इस गीत के एक एक बोल, एक एक शब्द ऐसे हैं कि सुनने वालों के आंख में सच में पानी भर जाएगा और ऐसा लगेगा कि हम सैनिकों, हम सारे भारतवासी सैनिक हैं और हमारे अंदर वो ताकत है कि हम भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। तो कुछ कलम की ताकत है, कुछ उत्साह है, कुछ हमारे भीतर का वो जज्बा है जो गीत बनकर के, कविता बनकर के हमारे सामने आता है तो हमारे भीतर उत्साह भर देता है। उसी तरह सैनिकों के भीतर के उत्साह को निरंतर जगाने के लिए कैफी आज़मी के शब्द जो हैं वो बिल्कुल समय अनुरूप के अनुसार हैं और ऐसा लग रहा है कि वे शब्द ही उनके अंदर की ताकत हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी यहाँ पर कवि ने ये सिखाया है कि वास्तव में कैसे भारत माता की हमें रक्षा करना। तो हम इसका काव्य सौंदर्य लिख देते हैं आपको। काव्य सौंदर्य भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना काव्य सौंदर्य के कविता का जो वास्तविक सौंदर्य है वो हम अगर नहीं जानेंगे तो कविता का सौंदर्य बिना कविता कमजोर हो जाएगी, यानी उसके अंदर का गुण जानना जरूरी है। तो काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य, पहला है कवि ने देश के लिए बलिदान की भावना को महत्व देने का वर्णन किया है। कविता में
कवि ने देश, सबसे पहले एक या दो पंक्ति में भाव लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसका अंतिम सौंदर्य जो भाषा या रस से संबंधित है वो दिया जाता है। देश के लिए बलिदान, बलिदान की भावना, बलिदान की भावना को महत्व दिया है। फिर दूसरा है जो काव्यांश, काव्यांश की भाषा, उर्दू शब्दावली, काव्यांश की भाषा उर्दू शब्दावली के प्रयोग से अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक सुंदर प्रतीत सुंदर प्रतीत होती है। भाषा भावानुकूल, भाषा भावानुकूल तथा भाषा भावानुकूल भावव्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। कविता में वीर रस, कविता वीर रस से सराबोर है। कविता वीर रस की भावना से सराबोर है। और गीतात्मकता और लयात्मकता का गुण शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होता है। फिर मरते मरते शब्द में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार
अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये काव्य सौंदर्य हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं आगे का पढ़ाने चल रही हूँ। जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वास्तव में इस कविता में जो गुण है वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के अंदर वो ताकत भर देने वाला गुण है। युद्धभूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने के तो बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, यानी अगर हम जीने का अवसर ढूंढते हैं तो मनुष्य है, जीने का अवसर तमाम मिलेगा, लेकिन जीने का अवसर ऐसा अवसर पा करके और सिर्फ जीवन जी करके मृत्यु को प्राप्त कर ले जाने के बाद हमारे पास हमारे मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर हम मरने के बाद भी अमर होना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे कार्यों को भी करना है कि जिन कार्यों को करते हुए हम मृत्यु के बाद भी अमरत्व को प्राप्त कर सकें। तो ये बात जो यहाँ पर कही गई है उसी के लिए उन्होंने समझाया है कि जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रोज आती नहीं। रुत का मतलब मौसम होता है कि समय, यानी कि मैं कुछ शब्दों को लिख देती हूँ फिर आपको आगे ऋतु मतलब होता है ऋतु, ऋतु का तात्पर्य होता है ऋतु, और हुस्न का मतलब सौंदर्य, हुस्न का मतलब होता है सौंदर्य। इश्क का मतलब प्रेम, और खून मतलब खून या रक्त, खून, खून का भाव या रक्त कह सकते हैं। रुस्वा मतलब बदनाम, बदनाम। तो कुछ एक शब्द हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है और संक्षेप में सार के रूप में इसको बता देती हूँ कि फिर मैं भावार्थ दूसरे दिन पढ़ा दूंगी। आज ये बता देती हूँ कि कवि ये कहना चाहता है कि वास्तव में जिंदा रहने का अवसर तो बहुत मिलता है मगर उस जिंदगी का कोई तात्पर्य नहीं है जिस जिंदगी में आपके मृत्यु के बाद अमृत तो ना हो, आपका नाम लेने वाला कोई ना हो। तो ऐसी जिंदगी व्यर्थ है। समस्त रूप में देखा जाए तो ये माना जाता है कि ऐसी जिंदगी के लिए हम सैनिकों की जिंदगी तो ऐसी होती है कि मृत्यु के बाद ही अमृत को वो प्राप्त कर लेते हैं और भारत माता से प्रेम प्रकट करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए यदि हम अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए सच अपनी ज़िंदगी उस पर न्यौछावर कर देते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी ज़िंदगी जीवन से बेहतर मृत्यु में भी हम उस बात को महसूस करते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमें सम्मान मिलता है। मृत्यु के बाद भी सरकारी सम्मान तो अलग है, भारतीयों के सीने में उनके प्रति वो सम्मान है जिस सम्मान के भूखे वो सैनिक सीमा पर खड़े होकर के हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तब हम चैन की नींद सोते हैं। वास्तव में इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए कि इनके अंदर वो ताकत है। तभी उन्हें कहा जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी जान देने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक बार मिला है तो वास्तव में उसको स्वेच्छा से और प्रेम पूर्वक
उसका सम्मान करके किसी भी तरीके से उस पर प्राण न्यौछावर करने के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए। तो मैंने अभी आपको उसके शब्दार्थ के साथ बिल्कुल सारांश के रूप में समझाया है। अपने अगले वीडियो में मैं इसका भावार्थ पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।